एनडीटीवी के इस कॉल इन शो में आपका स्वागत है। इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना ही वो एक जरिया है, जानकारी ही एक वो जरिया है जिसके जरिए हम कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ सकते हैं और इसके लिए ये कॉल इन शो है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर नीरज निश्चल जुड़ गए हैं जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली के। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। पहले कॉलर भी हमारे जुड़ गए हमारे साथ, सुनील हैं नई दिल्ली से। सुनील जी पूछिए अपना सवाल डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, मैं सुनील नई दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरी उम्र 59 वर्ष है। मैं अस्थमैटिक हूँ। 2015 में स्वाइन फ्लू की वजह से मैं 4 दिन वेंटिलेटर पर रहा हूँ। उसके बाद से दिन में 3 बार रोटा हिलर लेता हूँ, ब्यूटामेट और टायट। मैं और मेरी वजह से मेरा पूरा परिवार, मेरी पत्नी और बेटी 20 मार्च से सेल्फ आइसोलेशन में घर पर है। मेरा सवाल है कि क्या लॉकडाउन खुलने के बाद मुझे ऑफिस जाना चाहिए या छुट्टी लेनी चाहिए और कब तक, और इतने दिन के आइसोलेशन के बाद मेरे इन्फेक्शन का खतरा कितना है? देखिए, आपका क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल है एंड काफी लोग इस बारे में सोच रहे हैं कि कैसे करें। लेकिन लॉकडाउन के बाद आपको डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर साहब बोलिए। तो लॉकडाउन के बाद जो है और आवाज एको हो रहा है तो मुझे दिक्कत। अच्छा, हम अपने पीसीआर से रिक्वेस्ट करेंगे वो थोड़ा आवाज को कंट्रोल करें, बट आप बोलिए डॉक्टर साहब, आवाज यहाँ क्लियर आ रही है। तो इसके बाद जो है सभी लोगों के मन में है कि एक बार लॉकडाउन खत्म होने के बाद ऐसे जो एट रिस्क लोग कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें। लॉकडाउन जो है वो एक टेम्पररी मेजर है जिसमें आप बीमारी से बचने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक बार लॉकडाउन खत्म होने के बाद हमें सारे प्रिकॉशन लेते हुए अपने स्वाभाविक दिनचर्या में आना पड़ेगा। जैसे कि जैसे आपने बताया पहले आपको स्वाइन फ्लू के चलते 4 वेंटिलेटर रह चुके हैं, तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट आपके लंग्स में आया ही होगा। तो जब तक आप ऑफिस जाने से बच सकते हैं, अगर वर्क फ्रॉम कर सकते हैं तो आप कीजिए। लेकिन अगर वैसा आप नहीं कर सकते तो मास्क पहन के जाना, सोशल डिस्टेंस करना, अपने कोलीग से डिस्टेंस बना के रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट होगा अपने आप को से बचाने के। लेकिन इसके लिए अगर आप घर पे बैठे हैं कि लॉकडाउन के बाद ये चल पाए, कॉशन के साथ आपको स्टार्ट के बारे में अभी से प्लानिंग करनी पड़ेगी। और लॉकडाउन खत्म होगा तो अचानक से शुरू नहीं हो सकती। जी डॉक्टर साहब, तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं जो सवाल उन्होंने पूछा उसका जवाब उनको मिल गया होगा। यहाँ पर दूसरे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर राजेश पारेख जो डायरेक्टर हैं जसलोक अस्पताल मुंबई के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। यहाँ पर लगातार कॉलर्स हमको कॉल कर रहे हैं अपने सवालों के साथ। अगले कॉलर जो कि पटना से हैं रेहाज अहमद, वो अपने सवाल के साथ जुड़ गए हैं। रेहाज, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, हेलो मैडम, मैं सीओपीडी का पेशेंट हूँ मैडम। हेलो जी जी, सवाल पूछिए। मैं सीओपीडी का पेशेंट हूँ और डॉक्टर के मशवरे से डेरी फार्मिन और इनहेलर लेता हूँ। मेरे हालत में सुबह में अनइजीनेस रहता है, आँखी भी रहती है, बलगम नहीं निकलता है, और जो थ्रोट है उसमें कुछ अटकाट कर रहता है। कभी सांस में भी परेशानी होती है, गले से चूचू की आवाज़ निकलती है। तो मैं कोरोना का ध्यान में रखकर मुझे मशवरा दे, मैं क्या कर दूँ उसमें? जी डॉक्टर राजेश। हाँ जी, आपका सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, बहुत सारी बीमारियां हैं हृदय की, लंग्स की, जिससे डायबिटीज, जिससे रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें अभी तक हमको डेटा नहीं मिला है कि जिन लोग को अस्थमा है उनकी रिस्क कोरोना वायरस से बढ़ जाती है। वो अभी तक डेटा नहीं आया है, लेकिन कभी भी आ सकता है। तो आपको तो सावधान ही रहना है। जैसे अभी आपको मेरे पहले डॉक्टर साहब ने बताया, उसी तरह आपको सोशल डिस्टेंसिंग सब करना चाहिए। लेकिन एक ही बात आप ज्यादा नहीं करना, वो ये फिक्र नहीं करना कि मैं डेरिफाइलिन पे हूँ, मुझे कुछ हो जाएगा, क्योंकि वो भी एक तरह की बीमारी हो सकती है, एंजाइटी और स्ट्रेस। तो आपको डरने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अस्थमा और कोरोना वायरस का अभी तक कुछ
चलिए हम अपने अगले कॉलर को ऑनर ले लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त द्वारका से रमेश सिन्हा है। रमेश जी पूछिए अपना सवाल। अब मेरा सवाल मेरी वाइफ के बारे में है। 67 ईयर्स एज है वो। जी पूछिए। उसको 10-12 साल की उम्र से उसको साइनस का प्रॉब्लम है और टॉन्सिल का 10-12 साल की उम्र से। अभी 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 उसको ट्रेंड है शुगर का ट्रेंड है। डायबिटिक नहीं डिक्लेयर किया है डॉक्टर, लेकिन शुगर बोलता है। तो क्या प्रिकॉशन लेना है, क्या इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करना है? जी डॉक्टर नीरज। डॉक्टर नीरज आपकी आवाज हमें ठीक से नहीं मिल पा रहे हैं। डॉक्टर राजेश आप इसका जवाब मैं देना जवाब दे चाहें? सकता हूँ, बिल्कुल मैं दे सकता हूँ। जी तो देखिए, आपको भी ज्यादा फिक्र करने का कोई कारण नहीं है। एक ही है कि आपकी वाइफ की उम्र 65 से ज्यादा है, तो वो रिस्क फैक्टर है। और अभी अभी बॉर्डर है, लेकिन उनको अभी क्या करना है, तो शख्स को कंट्रोल में लेना चाहिए। ये मुश्किल बात नहीं रहेगी क्योंकि वो बॉर्डर लाइन पे है। उसके आगे जैसे डॉक्टर नीरज ने आपको बताया, वैसे ही सावधान रहना। बाकी सब जो प्रिकॉशंस होते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, आइसोलेशन, वो सब करना चाहिए। और जैसे मैंने पहले बताया था, ज्यादा फिक्र करने का कोई कारण नहीं है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर उम्र क्योंकि 67 साल हैं, शुगर उनको डायबिटिक भी हैं और साइनस और तमाम दिक्कत है, तो यहाँ पर आपको जो तमाम एहतियात सब लोगों को बरतने हैं वो बरतने ज़रूरी है। नेक्स्ट कॉलर ले लेते हैं मोहम्मद आलम। वो कुछ देर में जुड़ेंगे हमारे साथ, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर साहब, यहाँ पर मैं एक सवाल ये भी पूछना चाहती हूँ कि आमतौर पर जो तमाम सवाल आ रहे हैं कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो तो जो एहतियात वो अभी बरत रहे हैं, तमाम एहतियात उन्हें आगे भी बरतने होंगे, ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा, उस पर भी कुछ आप रोशनी डालें। बिल्कुल, ये सवाल मेरे लिए है। जी जी जी, तो देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि लोग अभी दिन गिन रहे हैं। जैसे कोई कैदी हो, वो लोग अभी दिन गिन रहे हैं कि बस ये तारीख को 3 मई को लॉकडाउन खुला हो जाएगा, हम मुक्त हो जाएंगे, हम घूमेंगे, ये करेंगे। वो तो सबसे बड़ी गलती होगी। हमको ये सब सावधानी चालू रखनी पड़ेगी। कब तक मैं आपको बता नहीं सकता हूं। हम डेटा को देखते रहेंगे, हम लोग टेस्टिंग कम्युनिटी में करते रहेंगे और हमको पता चलेगा कि कब लोग अच्छी तरह से बाहर निकल सकते हैं। और वो पूरे देश में एक टाइम पे नहीं होगा। तो कुछ जगह में जिधर स्प्रेड होगा उधर ज्यादा सावधानी लेनी पड़ेगी। जिधर क्लियर होगा, जिसको हम लोग ग्रीन जोन बोलते हैं, उधर लोग निकल सकेंगे। लेकिन कई महीनों तक हमको सावधान रहना चाहिए। जी जी हम कोशिश करेंगे। हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए मोहम्मद आलम नहीं, माफ कीजिएगा, सिकंदर साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिकंदर जी पूछिए अपना सवाल। जी, मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ और चूरू डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ मतलब 50 डिग्री से ज्यादा रहता है टेम्परेचर गर्मी के अंदर। जी तो इसमें ये मतलब कोरोना से लड़ने के लिए मतलब 50 डिग्री टेम्परेचर ठीक रहेगा? जी जी डॉक्टर नीरज इसका जवाब देंगे? एक फैक्ट की तरह आप लोग मान के चल रहे हैं कि चाहे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये वायरस अपने आप गायब हो जाएगा। देखिए अभी तक ऐसा कोई डेटा, कॉन्क्रीट डेटा नहीं है हमारे पास कि टेम्परेचर बढ़ने के बाद ये वायरस अपने आप गायब आ जाए। आमतौर पे देखा गया है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो फ्लू सीजन अपने आप खत्म हो जाता है और फ्लू सीजन नॉर्मली ठंडे मौसम में ही शुरू होता है। लेकिन इस टेम्परेचर के भरोसे हम इस लड़ाई को जीतने के बारे में सकते हैं और जो भी प्रिकॉशंस के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान रखने की बात कर रहे हैं, उससे हमारा ध्यान इस टेम्परेचर के चलते नहीं हटना चाहिए। जी जी, तो यहाँ पर राजस्थान का चूरू वो इलाका है जो बेहद गर्म रहता है। उसी से जुड़ा सवाल था कि क्या तापमान बढ़ने से धीरे धीरे वायरस खत्म होगा, लेकिन अभी इस तरह की स्टडी नहीं आई है कि तापमान से ये खत्म हो जाता है, तो एहतियात बरतना जरूरी है। यहाँ पर अहमद खान नेक्स्ट कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अहमद, आप अपना सवाल पूछिए।
जी मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी जी मेरे को जानना था इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए, और मैं सीओडी पेशेंट हूँ, मेरे को कितनी प्रिकॉशन लेनी है? जी डॉक्टर राजेश। हाँ जी, तो आपको तो प्रिकॉशन लेना पड़ेगा क्योंकि आपको बीमारी है। आपकी उम्र क्या है जी? अहमद जी, आपकी उम्र कितनी है? अहमद जी, आपकी उम्र कितनी है? जी शायद लाइन कट गई है, लेकिन वो कोई सवाल बात नहीं, कोई पूछना बात चाह नहीं, रहे थे कि इम्यूनिटी को कोई लेकर। बात नहीं, जी कोई बात नहीं। तो आपको तो किडनी का प्रॉब्लम है, तो आपको बहुत ही सावधान रहना चाहिए। और आपका पहला सवाल था कि क्या खाना चाहिए इम्यूनिटी के लिए। जो भी आप खाते हैं उसको चालू रखिए आप, लेकिन एक ही सावधानी रखनी चाहिए कि ठीक तरह से उसको पकाना चाहिए। उसको अच्छी तरह से पका के ही खाना। ऐसे कोई स्पेशल चीज नहीं है जो खाने से आपकी इम्यूनिटी अभी अभी बढ़ जाएगी, लेकिन ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपको ठीक तरह से खाना चाहिए। जी, तो अपनी डाइट का खास ख्याल रखें, ये बात अहम हो जाती है। डॉक्टर आप दोनों हमारे साथ जुड़े रहें, हम कुछ और कॉलर से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं जो तमाम सवालों के जवाब देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे नेक्स्ट कॉलर है राजेंद्र। राजेंद्र, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार, मैं आर एस चौहान उज्जैन से बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश उज्जैन से। डॉक्टर, मेरे सबसे पहले एनडीटीवी को बहुत बहुत साधुवाद कि इन्होंने आपके ये कार्यक्रम रख के हमारी काफी समस्या को हल कर दिया, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा सवाल ये है कि हम गर्मी का दौर है, इस दौरान यदि हमारा एसी हम 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर रखते हैं तो हमें कोई खतरा तो नहीं है, क्योंकि कारण ये है कि ये बीमारी कोल्ड रिलेटेड नहीं है, तो एसी ऐसे में चालू करने में क्या नुकसान हो सकता है? मेरा दूसरा सवाल, मैं बैंक मैनेजर हूँ, हमारे बैंक में हम जो विड्रॉल लेते हैं तो विड्रॉल या चेक को अगर हम प्रेस कर देते हैं तो उसमें क्या ऐसे में हमारा वो वायरस है वो खत्म हो जाएगा? जी डॉक्टर नीरज। ये जो एसी से रिलेटेड लोगों के क्वेश्चंस हैं कि एसी हमें चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए। अगर आपके घर में विंडो एसी, स्प्लिट एसी है जिसका यूज आपके घर के सदस्य सिर्फ कर रहे हैं, तो उसको यूज करने में कोई हार्म नहीं है, जब तक कि कोई बीमार आपके घर में नहीं है तो उससे बाकी को फैलने या वायरस के सर्वाइव होने का कोई खास मतलब नहीं उठता। परेशानी सिर्फ है जहाँ पे कॉमन वेंट है वहां पे ये क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं क्या ये सेफ है या नहीं, लेकिन अगेन डेटा जब तक हमारे पास क्लियर नहीं होगा उसके बारे में भी हमें पूरी तरह से कहना मुश्किल है। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो ये चेक रिसीव करते हैं क्या उसको प्रेस करना चाहिए या नहीं करना। इतनी मेहनत करने के बजाय जो आप चेक रिसीव करते हैं उसके बाद आप सिंपल साबुन पानी से हाथ धोना ज्यादा अच्छा तरीका होगा, rather देन कि आप एक प्रेस अरेंज करें, चेक को प्रेस करें और ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन निकालें। जी, चलिए हम अपने अगले कॉलर को ऑन ले लेते। राजविंदर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। पूछिए राजविंदर साहब, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो कोविड वायरस है ये पक्षियों में पैदा कैसे हो जाता है? मेरे को ये जानना है कि पक्षी के अंदर शरीर में वो पैदा कैसे हो जाता है। मेरा दूसरा डॉक्टर से ये क्वेश्चन है कि जो प्लाज्मा थेरेपी है इसमें ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए या अलग अलग होना चाहिए, डोनर का और लेने वाले? डॉक्टर राजेश जी, तो देखिए, कोविड-19 बीमारी है, वो वायरस नहीं है। सार्स कोवी-2 वायरस है। वो वायरस ज्यादा करके पक्षियों में नहीं पैदा होता है। अभी तक तो हमको पता ये चला है कि ये पक्षियों में नहीं होता है। दूसरे कोरोना वायरस जरूर है जो पक्षियों में रहता है। ये वायरस ज्यादा करके बैट्स, उसको हिंदी में क्या बोलते मुझे पता नहीं है, शायद आप बता सकती हैं जी। चमगादड़। हाँ, तो उनमें ये रहता है और उनको कुछ बीमारी नहीं होती है। तो कभी न कभी ये वायरस इनमें से पेंगोलिन करके दूसरी एक तरह का जानवर होता है, शायद उसमें गया होगा या डायरेक्टली आदमियों में आया होगा। वो हुनान ऐसे एक गांव है, शहर है, बड़ा शहर है, वुहान, चाइना में। वहां उनके एक मार्केट में जिधर ये जानवरों का मीट बेचा जाता है, उधर एक व्यक्ति में आ गया। ये शायद करीब अक्टूबर नवंबर में हुआ होगा और
फिर आदमी में आने के बाद वो एक आदमी से दूसरे आदमी तक फैल सकता है। तो इस तरह से ये फैल रहा है। जी, एक सवाल उनका और था यहाँ पर डॉक्टर साहब की प्लाज्मा थेरेपी जो है उसमें हाँ जी, डोनर बिल्कुल। एक ही ग्रुप का होना चाहिए, ब्लड ग्रुप का? जी बिल्कुल, हाँ, ब्लड ग्रुपिंग का मैचिंग होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। जी, अगले कॉलर हमारे साथ नरेंद्र जुड़ गए हैं। नरेंद्र, अपना सवाल पूछिए। जी मैडम, मेरा सवाल ये है कि अब हमारे घर में छोटे बच्चे हैं तो उनका हम कैसे ध्यान रख सकते हैं, उनकी इम्यूनिटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं? 2-2.5 साल के बच्चे। जी, डॉक्टर मेरे नीरज लिए है ये सवाल। जी, डॉक्टर नीरज के लिए। छोटे बच्चे हो, बड़े बच्चे हो, जब तक बैलेंस और न्यूट्रिशियस डाइट आप देंगे तो कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा एक वे ऑफ लाइफ होना चाहिए। कोरोना के सीजन में या नॉन कोरोना सीजन में वो इमटेरियल है। तो जो भी बैलेंस डाइट है, खाने में फल की मात्रा एडिक्वेट होनी चाहिए, जो भी बाकी न्यूट्रिएंट्स मिनरल वाले हरी सब्जियां हैं और बाकी जो दालें हैं, पल्सेस हैं, वो सब आपको खाने में, बच्चे के खाने में शुरू से ही ध्यान रखना चाहिए कि उनको एक खाने की आदत हो। अगर ये सब ध्यान रखेंगे तो कुछ अलग से आपको इम्यूनिटी बूस्टर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो की यहाँ पे है हेल्दी बैलेंस डाइट खाना राइट फ्रॉम द स्टार्ट। जी, तो यहाँ पर बैलेंस डाइट खाना और स्वच्छ और अच्छा खाना घर में खाइए, इम्यूनिटी अपने आप आपकी ठीक रहेगी। तो तमाम कॉलर्स के जो सवाल थे उनका जवाब हमारे दो खास मेहमानों ने देने की कोशिश की। हर दिन हम जुड़ते हैं आपके साथ इस खास कार्यक्रम के साथ।